तो कल हमने छोड़ा था कि अलाउद्दीन जो होता है वो गौर में वापस आ जाता है और फिर उसके बाद उसके भाई को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? बैराम शाह के द्वारा। बैराम शाह कौन था? वो गजनी साम्राज्य का आखिरी शासक था। तो बैराम शाह को द्वारा उसके क्या बोलते हैं अलाउद्दीन के भाई को मार दिया जाता है और उसके बदले में बदला लेने के लिए जो अलाउद्दीन होता है वो बैराम शाह को तख्त समेत जला देता है। और यहाँ पे जो गजनी साम्राज्य होता है उसका पतन हो जाता है और गौरी साम्राज्य का उदय होता है। ये कब का इंसिडेंट है? ये 1161, ठीक है, 1161 की बात है। तो ठीक है, तो 1161 में जो गौरी होता है, गौरी कौन? अलाउद्दीन गौर, ठीक है। अलाउद्दीन गौर जो होता है वो गजनी प्लस गौर दोनों जो है को अपने अधीन करके वहाँ का शासक बन जाता है। अब गजनी इंपॉर्टेंट प्लेस इसलिए था क्योंकि इस वर्ल्ड के लिए एक ट्रेड सेंटर होता था, तो इसलिए इसका जो शासक बनता था वो ट्रेड पे कंट्रोल कर लेता था, ठीक है। इसके बाद जो अलाउद्दीन होता है उसको एक उपाधि भी मिलती है, जहान ए सोच। जहान ए सोच मतलब जो दुनिया को जला दे, मतलब वर्ल्ड गवर्नर। ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जैसे मतलब गजनी साम्राज्य को जलाया था तो वहाँ के लोगों ने उसको जहान ए सोच की उपाधि दी थी, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन के बारे में इतना ही था। तो 1173 में 1173 में जो अलाउद्दीन होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी की बात आती है। तो उत्तराधिकारी में देखो, अलाउद्दीन का एक तो बेटा होता है सैफरुद्दीन, ठीक है। उसके अलावा उसके दो भतीजे होते हैं, एक तो गयासुद्दीन, एक शाहबुद्दीन, ठीक है। तो जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो ऑब्वियसली उसका बेटा ही बनेगा। तो नेक्स्ट रूलर जो बनता है वो बनता है सैफरुद्दीन गौर, ठीक है। 1173 में ये बनता है। 1173 में ही सैफरुद्दीन जो होता है, सैफरुद्दीन, इसकी हत्या कर दी जाती है शाहबुद्दीन के द्वारा, ठीक है। वो शाहबुद्दीन जो हत्या करता है उसमें इसकी दो लोगों ने सहायता की थी। किन किन ने? एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने, मोइनुद्दीन चिश्ती, और दूसरा होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी। इन दोनों ने सहायता की थी किसमें? किसकी? शाहबुद्दीन की। किसमें? सैफरुद्दीन की हत्या करने में, ठीक है। तो 1173 में ही गौर का नया शासक बनता है शाहबुद्दीन, ठीक है। जो शाहबुद्दीन होता है उसका वो रियल नेम या पूरा नाम पूछेंगे तो वो होता है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, ठीक है। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। अच्छा, इसको एक उपाधि दी जाती है सिकंदर अल थानी, मतलब जो सिकंदर की जैसे सिकंदर की भांति, ठीक है। तो इसको उपाधि मिलती है सिकंदर अल थानी। किसको? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, ठीक है। एक ये जैसे मतलब घोर का शासक बना था इसलिए इसको मोहम्मद गौरी के नाम से भी लोग जानने लगे, ठीक है। तो यही होता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन होता है अगर अच्छे से पूछे तो? अलाउद्दीन जो होता है उसका भतीजा होता है मोहम्मद गौरी, जिसका नाम होता है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम यानी सुबुद्दीन, ठीक है। तो ठीक है, अब उस टाइम पे गौर में प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो आर्थिक तंगी, मतलब आर्थिक, क्योंकि यार वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है गौर की साइड, जो अफगानिस्तान साइड, कि वहाँ पे खेती कम होती है। तो उस साइड एक तो आर्थिक तंगी तो थी, उसके अलावा खाना पर्याप्त, ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो उस पर उस साइड खाना भी कम ही होगा। तो ये दोनों थी। तो जो मौजुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी है वो उसको सजेस्ट करते हैं कि इंडिया पे अटैक करो, ठीक है। और सबसे मेन बात, जो मोइजुद्दीन चिश्ती होता है वो एक सूफी संत होता है, इसलिए सूफी संत वो होते हैं जो इस्लाम का प्रचार, जिनका जीवन का एक ही मकसद हो इस्लाम का प्रचार करना। तो वो इंडिया में अटैक करने के इसको सलाह देता है। इंडिया में अटैक करने के ऑब्वियसली वही रीजंस होते हैं, मनी लूटना, साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम का प्रचार करना, ठीक है। तो जो मोहम्मद गौरी होता है उसने अराउंड 16 अटैक्स किए, जिनमें मेनली तो 3 ही है, लेकिन आप एक दो जो और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए। सबसे पहला जो ये अटैक करता है, सबसे पहला जो मोहम्मद गौरी के द्वारा अटैक किया जाता है तो 1175 में किया जाता है। 1175 में किस पे? मुल्तान पे। मुल्तान वही है जिसपे कासिम ने अटैक किया था और उसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा था, ठीक है, ये याद रखना। तो करता है 1175 में। तो उस टाइम पे गौरी वर्सेस करमित मुस्लिम, हाँ वहाँ पे अब मुस्लिम मतलब थोड़ा मुस्लिम आने जाने लगे थे, तो शासक भी इंडिया में मुस्लिम शासक बनने लगे थे। तो ये युद्ध होता है गौरी वर्सेस करमित मुस्लिम का, ठीक है। तो गौरी जीतता है और मनी लूट लूट करता है और वापस चला जाता है। मोस्टली आप मुस्लिम्स में यही देखोगे कि जो शासक होते हैं उस साइड के वो लूट करते हैं और वापस अफगानिस्तान साइड, टर्की साइड ही चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला अटैक होता है 1175 में। उसके अलावा दूसरा अटैक होता है 1178 में। ये किस पे करता है? गुजरात पाटन, याद है सोमनाथ मंदिर पे जो उसने किया था महमूद गजनवी ने?
वहीं पे पाटन पे फिर करता है। वहां का शासक होता है चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश जीता था भीम सेकंड, वो भीम फर्स्ट था, ये भीम सेकंड। ये उसका बेटा नहीं है, मतलब इन सेंस उसके ही किसी एंसेस्टर में है, लेकिन उसका नाम होता है भीम सेकंड। लेकिन वो माइनर होता है, माइनर मतलब 18 से छोटा होता है। तो उसकी जगह उसकी माँ जो होती है नायिका देवी, वो युद्ध लड़ती है, ठीक है। तो नायिका देवी को पता चलता है कि जो ये है ना, कोई ऐसे ऐसे मोहम्मद गौरी नाम से बंदा है, वो आ रहा है। तो वो क्या करती है, राजस्थान और गुजरात के बीच में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, ठीक है, अब उदयपुर के पास समझ लीजिए, ठीक है। तो माउंट आबू पे ही गौरी गौरी गुजरात पहुंचे, उससे पहले माउंट आबू पे ही उस पर हमला कर देते हैं। और जिसमें युद्ध में गौरी हार जाता है, किससे, भीम सेकंड। भीम सेकंड तो क्या, उसकी माँ से, ठीक है। उसकी माँ ने सहायता ली थी राजपूतों की, राजस्थान वाले को, ठीक है। तो इस वजह से वो जीत जाते हैं। उसके बाद किसी को इम्पोर्टेंट रखता हूँ, हाँ, जो गौरी होता है ना, जैसे जो गजनवी था वो आता था खैबर के दर्रे से, ठीक है। ये जो गौरी है ये दो दर्रों से आता था, गोलमुख का दर्रा और खैबर दर्रा, दोनों से आता था, ठीक है। उसके बाद 11, हाँ, एक एक अटैक ये और समझ लो, 1186 में जो पंजाब पे अटैक किया था इसने खुसरो मलिक के खिलाफ, ठीक है। खुसरो मलिक एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो 1186 में जो गौरी होता है वो खुसरो मलिक के साथ युद्ध लड़ता है, जिसमें गौरी जीत जाता है और खुसरो मलिक हार जाता है। उसके बाद जो फेमस बैटल है गौरी के, वो देख लीजिए। मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं नीमे से बनते हैं। तो पहला है तराइन का फर्स्ट, तराइन सेकंड और चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो तराइन फर्स्ट जो होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अब क्वेश्चन ये है कि एकदम से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने की इतनी, मतलब पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा नाम था इंडिया में, तो इतने गट्स इसमें कहाँ से आ गए। तो उसको जानने के लिए हम एक बार थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो पृथ्वीराज की और गौरी के युद्ध की हिस्ट्री देखें तो जो दिल्ली होता है ना, ये कहा जाता है जो इंसान दिल्ली पे राज करेगा वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे दिल्ली का शासक होता था तोमर वंश का आनंदपाल तोमर, ठीक है। तो दिल्ली का शासक कौन, आनंदपाल तोमर। तो उसका कोई बेटा नहीं होता था, तो उसकी एक बेटी होती थी कर्पूरी देवी। तो जो उससे विवाह करेगा वही पूरे उसके दिल्ली भी हो जाएगा, तो वही पूरे मतलब दिल्ली पे भी राज करेगा और ऑब्वियसली मतलब हिंदुस्तान पे भी राज करेगा, इस तरीके का क्योट। तो उसी वक्त पे अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान जो चौहान वंश के थे, और कन्नौज के शासक जयचंद जो गढ़वाल वंश के थे, उन दोनों की तरफ से मैरिज इन्विटेशन आता है कि हम कर मतलब विवाह के लिए, कर्पूरी देवी के लिए। तो जो आनंदपाल तोमर होता है वो डिक्लाइन कर देता है इसका इन्विटेशन जयचंद का, ठीक है। और अपनी बेटी का विवाह सोमेश्वर चौहान के साथ करवा देता है, कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान का विवाह करवा देता है। इससे कन्नौज और दिल्ली, यानी कन्नौज और दिल्ली के बीच में दरारें आ जाती हैं, ठीक है। जयचंद के और इनके बीच में, आनंदपाल तोमर के बीच में दरारें आ जाती। उसके बाद सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राय पिठोरा, जिसका आगे चल के नाम पड़ता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पृथ्वीराज पहले भी चौहान वंश में और हुए हैं, तो ये तीसरा बंदा था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है। उस साइड जो जयचंद था उसका भी विवाह हो जाता है और उसकी एक बेटी होती है संयोगिता, ठीक है। संयोगिता का होती है उसकी बेटी। तो ये कहा जाता है जो पृथ्वीराज चौहान है उसका एक, उनके दरबार का एक पेंटर होता है, वो मतलब उसकी पेंटिंग तो अपने साथ रखता था। तो वो एक बार कन्नौज गया हुआ होता है, तो वहाँ पे संयोगिता उसकी तस्वीर देख के मोहित हो जाती है, और उसके बाद उनके बीच में प्रेम प्रसंग चलता है। तो ये बात जैसे ही जयचंद को पता चलती है तो वो स्वयंवर रखता है किसका, संयोगिता का, और उसमें पृथ्वीराज चौहान और उनके पिता सोमेश्वर चौहान की तस्वीरें बाहर दरबार पे लगा देता है, कि ये बोल के कि ये तो मेरे दरबारी हैं। इससे जो पृथ्वीराज चौहान होता है वो खफा हो जाता है और संयोगिता का हरण कर लेता है। ये क्षत्रिय धर्म में होता है कि मतलब लड़की अगर विवाह करना चाहे तो, और बाधा, कोई इंसान बाधा बने तो उसका हरण कर लेना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान है वो उसका हरण कर लेता है संयोगिता का। इसी कारण जो जयचंद होता है उसके और अब अजमेर के बीच में भी दरार पड़ गई। तो उसी दरार के चलते जो जयचंद होता है वो मोहम्मद गौरी को इनवाइट करता है इंडिया में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो अब समझ गए पृथ्वीराज चौहान क्यों आया था भारत में। तो अब देखिए तराइन का पहला जो युद्ध होता है 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर आप राजपूतों से हार जाओ तो बस उनके आगे एक बार घुटने टेक दो तो राजपूत आपकी जान बख्श देंगे। तो इसलिए जो गौरी होता है वो घुटना टेक देता है, और उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान होता है वो उसको नहीं मारता। इसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी मदद करता है ना, पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूँ, उसका गौरी की मदद अब जयचंद आगे आके करता है, और मतलब पृथ्वीराज चौहान की कुछ
उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान वो अपने वही है पर्सनल लाइफ में ज़्यादा वो लीन थे, इस वजह से उनका युद्ध की तरफ ध्यान भी कम था। तो क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी अटैक, जो मोहम्मद गौरी होता है, ठीक है, वो अटैक करता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी जीत जाता है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री के ना दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं। एक वो हिस्ट्री है जो मोस्टली मूवीज वगैरह में दिखाई गई है, और एक है जो एनसीईआरटी के हिसाब से। तो मूवीज के हिसाब से ये दिखाया गया है कि उस टाइम पे गौरी होता है वो पृथ्वीराज को नहीं मारता है, और उसको अपने साथ अफगानिस्तान यानी गौर लिया जाता है। वहाँ पे पृथ्वीराज के बारे में मतलब बहुत कुछ सुनने में आया हुआ था गौरी को, कि ये मतलब वो बोलते हैं एक पता नहीं एक शब्द होता है जिसका मतलब ये होता है कि बिना देखे अंधेरे में भी तीर चला सकता है पृथ्वीराज चौहान। तो वो पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा देता है, और एक एक तरीके से वो रखता है, क्या बोलते हैं मतलब लोगों के सामने उसकी परीक्षा लेने के लिए, कि देखते हैं कि ये सच है या नहीं। तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को बोलता है, एक तीर दिया जाता है और एक मतलब निशाना दिया जाता है। तो उसके बाद जो गौरी होता है, गौरी बोल रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका एक कवि होता है, वो बोलता है कि मतलब कि वो मतलब दिशा बता देता है कि यहाँ पे बैठा है गौरी और यहाँ पे अटैक कर। तो इससे पृथ्वीराज चौहान तीर मारता है और सीधा जाके गौरी के गले में जाके लगता है और गौरी की वहीं डेथ हो जाती है। ये है जो मूवीज में मेनली दिखाया गया है। लेकिन उस साइड अगर आप देखोगे कि एनसीईआरटी क्या मानता है, तो एनसीईआरटी ये मानती है कि जो गौरी था उसने तुरंत युद्ध के बाद ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या होती है तो हिंदू हिंदू मतलब जो हिंदू शासक थे वो जयचंद को की काफ़ी निंदा करते कि आपने किसी मतलब गैर हिंदू या फिर किसी बाहर वालों को साथ देके आपने अपने ही अपनों को मरवा दिया। तो इसके बाद जयचंद भी उससे लज्जित हो जाता है, और उसके बाद जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो जाता है, और मोहम्मद गौरी जयचंद को मार देता है। अब देखो, मोहम्मद गौरी के पास दिल्ली आ गया, दिल्ली और अजमेर पृथ्वीराज को मारने के बाद, और अब कन्नौज भी आ गया। तो मेन पार्ट सारा अब गौरी के पास हो गया। ठीक है। तो 1194 के युद्ध के बाद गौरी साम्राज्य की स्थापना रख दी जाती है। ठीक है, 1194 के चंदावरी युद्ध के बाद। ठीक है। तो 1194 में गौरी वापस चला जाता है और ऐबक को यहाँ छोड़ जाता है। ऐबक कौन है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है। तो मेन बात ये, गौरी चला जाता है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं छोड़ जाता है। देखिए, अब ये देखिए कि गौरी जो साम्राज्य था उसका पतन कैसे होता है। अब ये पहले ये देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान उसके बारे में एक बुक है, चंद्रावर दाही। ठीक है। ये उसका पॉइंट होता है। ठीक है। पृथ्वीराज के बारे में जो बुक है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो, और बुक किसने लिखी थी, चंद्रावर दाही। ये उसका बुक का राइटर है। ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं बता रहा था ना, कि उसके साथ उसका कवि गया होता है और वो उसको निशाना देता है गौरी यहाँ है। ये उस बुक में ये उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान मरा नहीं था, वो वहां जाके उसने गौरी को मारा था। ठीक है। अब ये देखिए गौरी साम्राज्य का पतन कैसे होता है। तो 1205 में गौरी वापस आता है, कहाँ से, गौर से। पृथ्वीराज जो गौरी होता है वो अपने पीछे ऐबक को पूरे दिल्ली सल्तनत का काम देके जाता है, और फिर वो गौर चला जाता है। गौरी पुणे वापस आता है 1205 में, कहाँ से, गौर से। और 1206 में भारत से वापस गौर की लौटते समय जब उसके साथ ऐबक भी होता है, तो अगेन ये सबसे फनी पार्ट है, जो खोखर जाट है वो गौरी पर आक्रमण कर देते हैं, और वहां से बचकर भागने पर मतलब भागता है कौन, गौरी, और लेकिन इतना जख्मी हो जाता है कि 1206 में ही गौरी की गौर में जाके मृत्यु हो जाती है। अब आप फनी पार्ट ये देखिए, इंडिया में दो लोगों ने मतलब बहुत आतंक मचाया एक तरीके से, कौन, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, और दोनों को मारने में मुख्यतः किसका आता है, खोखर जाटों का। ठीक है। इसके बाद 1206 में मैंने बताया कि गौर में गौरी की डेथ हो जाती है, और उसके बाद गौरी जो साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाता है। ठीक है।